एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लासेस में। यहाँ जीविकोपार्जन से आगे चलेंगे। इसे मिटा देता हूँ मैं जीविकोपार्जन को, ताकि हमें कन्फ्यूज़न मत रहे। जीविकोपार्जन के बाद आगे की तरफ चलेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने पहले भी बात की। इसे झूम कृषि कहा जाता है। एक जगह कृषि करना कुछ सालों तक, फिर वहाँ की उपजाऊ क्षमता जब कम हो जाती तो नई जगह जाके वहाँ जंगलों का सफाया करके नई तरीके से कृषि करना, ठीक है। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, एक ही फसल को बार बार बोना, ठीक है, वो कहलाती है झूम कृषि। जो आदिवासी समुदाय भारत के हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाए जाते हैं, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ आपके अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे स्थानांतरित कृषि करते हैं। और ये जलवायु के लिए, सदाबहार वनों के लिए खतरनाक है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा कि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और आते भी हैं कि देखिए ये कुछ नाम हम निकाल के लाए हैं, इन नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये है उत्तर पूर्व के राज्य, सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट है ये। यहाँ पे इसे बोला जाता है झूम कृषि। यहीं से ये नाम फेमस हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में झूम नहीं बोला जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे पेद्दा, बेबार या डाहिया, पेद्दा, बेबार या डाहिया, अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से इसे बुलाती हैं। आपने जनजातियों के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग नाम से बुलाती हैं। उड़ीसा में इसे बिंगरा कहा जाता है, बिंगरा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पेंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट, पूरा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा से लगाकर आपके कर्नाटक तक के क्षेत्र तक ये बोली जाती कुमारी, ठीक है। नॉर्मल जो कुमारी, कुमार वाला है वही कुमारी। मणिपुर में इसे बोला जाता है पामलू। और ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में से दीपा बोला जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार में दीपा, मणिपुर में पामलू, पश्चिमी घाट में कुमारी, और आपका आंध्र प्रदेश में पेंडा, उड़ीसा में बिगरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पेद्दा, बेबार और डाहिया, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसे झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा कृषि का तरीका था जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आती है विस्तृत कृषि। देखिए मैं वही बात कर रहा था विस्तृत कृषि के बारे में जो आपको समझना है, ठीक है। बड़े आकार के जोत, बड़े आकार के जोत होंगे इसमें, ठीक है, मतलब 10 हेक्टेयर के आसपास, और लगातार जुड़े हुए आपस में, इन्हीं विस्तृत कृषि के अंतर्गत रखा गया। बड़े भूखंड में कृषि करना ये विस्तृत कृषि के अंतर्गत आता है। बड़े किसान और ठेकेदार इस जगहों पर कृषि करते हैं और बड़ी मात्रा में अपना फायदा इनको होता है। एक होती है वाणिज्यिक कृषि, जो हमने जीविकोपार्जन कृषि करी थी, उसी तरीके की एक वाणिज्यिक कृषि भी है। वाणिज्यिक कृषि का अर्थात यहाँ थोड़ा सा अलग होगा अगर आप समझें तो। जैसे एक मान लीजिए जैसे कोई कंपनी वो बनाती है, आपका सॉस बनाती है टमाटर के, ठीक है, या फिर कोई कंपनी अगर मान लीजिए KFC वगैरह है तो उनको अपने लिए, अपने ब्रेड के लिए गेहूँ चाहिए, या फिर ऐसे कोई भी उत्पाद चाहिए, तो जो होती कंपनियां किसानों को ठेका देती हैं। किस चीज़ के लिए? उन्नत और उत्कृष्ट फसल हेतु। कितनी उगानी है, कौन सी उगानी है, ये सब कंपनियां तय करती हैं, ठीक है, और किसानों ने उगा के देते हैं। उसके बदले कंपनियां किसानों को पैसे देती हैं और किसान ज़िंदगी भर वही करते रहते हैं जो उन्हें कंपनियां कहती हैं। ये भी एक फ़ायदे का सौदा है। कई देशों में ये चलन में है, भारत में भी धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता जा रहा है कंपनियों के माध्यम से। एक है जैविक कृषि कहने का अर्थात यहाँ पर हमारा ये है, जैविक कृषि का अर्थात यहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए से बनने वाली खाद, ठीक है, और जैव उत्प्रेरक इनका यूज़ करिए,
ठीक है, और साथ में रासायनिक उर्वरक प्लस कीटनाशक इनका यूज़ नहीं करना है। ये है जैविक कृषि। ठीक है, किसान ज़्यादा अवेयर नहीं हो रहे हैं, 2-4 साल का वक्त लगता है जैविक कृषि में चीज़ों को होने में। जैसे हम उर्वरक का यूज़ करते हैं या कीटनाशक का रासायनिक यूज़ करते हैं तो उसका असर हमको तुरंत दिखने लगता है। तो किसान को चाहिए कि उसे तुरंत फ़ायदा हो, तुरंत वो चीज़ें उसे खेती में दिखाई दें, और इसीलिए किसान खुश रहता है जब वो जैविक कृषि नहीं करके रासायनिक कृषि कर रहा होता है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और ये सही भी है, यही एक टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि एक तो जागरूकता का अभाव है, ऊपर से 3 से 4 साल लगते हैं। लगातार आप गोबर खाद यूज़ करेंगे, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे, तो जो आपको ज़मीन को जो चीज़ें चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो रिस कर ज़मीन की उपजाऊ क्षमता पहुंचाने में कुछ वक्त लगता है। साथ में ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह को तैयार होने में अधिक वक्त लगता है, रखरखाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ये उनके मुकाबले सस्ती होंगी, लेकिन उसके बावजूद अभी ये उतने प्रचलन में नहीं है। इसीलिए जैविक कृषि की ओर सरकार का ध्यान है। बड़े बड़े शहरों के लोग अब जैविक उत्पादों को खाना चाहते हैं, ठीक है, कीटनाशकों के यूज़ वाली चीज़ें नहीं करना चाहते, नहीं खाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे अब समाज में ये परिवर्तन आ रहा है जैविक कृषि के क्षेत्र में। देखिए, ये सारी की सारी कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से कई के बारे में आपको पता भी होगा, और ये डायरेक्ट यूज़फुल भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन चूंकि हम कृषि पढ़ रहे हैं इसीलिए ये सब चीज़ें हमें जाननी है। एक होती है सहकारी कृषि। देखिए, सहकारी कृषि का अर्थात ये होता है जब 2 या उससे अधिक लोग अपने संलग्न कृषि क्षेत्रों में, जो आपस में जुड़े हुए कृषि क्षेत्र हैं आसपास के, मान लीजिए कोई इलाका है, यहाँ पे लगातार ये कृषि जोत है, ठीक है, छोटे छोटे खेत हैं, ये किसी और का है, ये किसी और का है, ये किसी और का है, ये किसी और का है। अगर ये सभी मिलके इस पूरे के पूरे जोत को, जो ये छोटे छोटे 10-12 टुकड़ों में बटा हुआ था, अगर उसे एक ही टुकड़ा बना ले, आप ही आपस में सहकारिता कर ले, आपस में दोस्तियाँ कर ले, और उसके बाद बोले कि हम ये मिल के इस पूरी जगह में एक ही फसल उगाएंगे, तो ये कहलाती है सहकारी कृषि। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक लोग अपने संलग्न कृषि क्षेत्रों में साथ मिलकर कृषि करते हैं, ठीक है, जहां लाभ और नुकसान में All syllabus videos of CGPSC or GAPM and other competitive बराबर के exams हिस्सेदार together. होता है, Test series and free PDF notes will be provided. बराबर के हिस्सेदार होते Free PDF notes or test series. हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सहकारी कृषि। देखिए, जिसका 1 एकड़ होगा तो जो नुकसान हुआ तो 1 एकड़ के हिसाब से जितना अनुपात उसका बनता है उतने अनुपात का उसको नुकसान का हर्जाना देना पड़ेगा। 1 एकड़ के अनुसार जितना उसको फायदा होता है तो उतना उसको फायदा होगा। तो आप सोचेंगे कि फिर फायदा क्या हुआ सहकारी कृषि का। देखिए, सहकारी कृषि का फायदा ये हो जाता है कि छोटे छोटे हिस्सों में जो जोत होते हैं वो जोत एक संलग्न जोत हो जाते हैं, और संलग्न जोत होने की वजह से जो परिवहन का चार्ज है, या जो वहाँ पे खाद और उर्वरकों के यूज़ में जो, और मजदूरों के यूज़ में जो चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा था, जहाँ पे लॉस हो रहा था हमें, वो लॉस ख़त्म हो जाता है, और कुल मिला के सभी किसानों को बड़ी मात्रा में फ़ायदा होता है। तो ये है आपका सहकारी कृषि। आजकल एक कृषि चल रही है जिसे बोला जाता है जल कृषि। लोग लाखों में इसमें पैसे कमा रहे हैं। जल कृषि, इसे मोती, मूंग, झींगा, शैवाल, ठीक है, ये सब का उत्पादन किया जाता है। ये सारे पाले जाते हैं, ये सब यहाँ पे पैदा किए जाते हैं, और इनको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्केट्स में बेचा जाता है, जिनके अंतर्गत झींगा है, मूंग है, मोती है, शैवाल है, ठीक है। जल कृषि के अंतर्गत आपकी मछली शामिल नहीं होगी। मछली हो गई, कछुआ हो गया, है ना, मगरमच्छ हो गए, ये सब जितने भी हैं जीव, ये शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब उसमें शामिल आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं बगानी कृषि। बगानी कृषि के बारे में एक चीज़ देखिए, आप इस सब चीज़ से परिचित होंगे। मेनली पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। पहाड़ों को सीढ़ीनुमा काट कर, पहाड़ों को इस तरह सीढ़ीनुमा काट कर यहाँ पर खेती की जाती है।
ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ चाय वगैरह की खेती की जाती है, इसे ही बगान कहते हैं, बगानी रूप से कृषि करना। ठीक है, अंग्रेज़ों ने हमें ये चीज़ें सिखाई थी सबसे पहले। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टॉपिक हैं हमारे लास्ट। एक है सस्य गहनता। देखिए, सस्य गहनता कहने का मतलब है, अगर एक आए तो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी एक ज़मीन पर, किसी एक भूमि पर, ठीक है, साल भर में कितनी फसलें ली जा सकती हैं, कितनी फसलें ली जा सकती हैं। मतलब जितनी अधिक फसलें ली जा सकेंगी उतनी ज़्यादा उस भूमि की सस्य गहनता उतनी अधिक होगी। मतलब जितनी अधिक फसलें उतनी अधिक भूमि की, इनवर्स है ये सस्य गहनता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सस्य गहनता के बारे में। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे सस्य गहनता से। अब इसके बाद आखिरी टॉपिक आपका आता है, जो कि एक मेंस का टॉपिक है, खासकर यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है जीएम फसलें। तो जीएम फसलों के बारे में भी छोटी सी बात कर लेते हैं। जीएम फसलें हैं क्या? जीएम फसलें, देखिए, अब मानव से लगा के कई जीवों की जीन मैपिंग की जा चुकी है। मनुष्य के अंदर या किसी भी जीव के अंदर लाखों और करोड़ों के मात्रा में जीन्स होते हैं। हर जीन का एक अलग अलग काम होता है। कोई बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई उम्र वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई दिल की गति के लिए, कोई शुगर होने के लिए, कोई किसी के बाल घने हैं, किसी के बाल कम घने हैं, जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के साथ कोई मोटा अधिक है, कोई इतना खाने के बाद भी पतला रहता है। किसी के परिवार में आप देखेंगे पारिवारिक रूप से हृदय के रोग की या दिल के दौरे की बीमारियां हैं। किसी के परिवार में लाइन से आपको डायबिटीज़ के मरीज़ मिलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जीन्स का खेल हैं। जो जीन कमज़ोर होता है वो आपको बीमारी के स्वरूप में दिखाई देगा। कहीं पे हार्ट का जीन कमज़ोर है तो उस परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। कहीं पे आपके अगर कोई जीन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वह स्ट्रॉन्ग है, जैसे हेयर के जीन्स स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वहाँ पे आपको उस परिवार में सबके बाल मिलेंगे। कि कमज़ोर है तो यंग उम्र से ही बाल झड़ने लग जाएंगे। वज़न के साथ भी यही चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें शामिल हैं जो इसको जीन प्रभावित करता है। ठीक है, इस सारे के सारे सब्जेक्ट को बोला जाता है जेनेटिक्स, जिसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में शोध चल रहा है। जैसे एक शोध अभी आपका आया है कि हम मानवों में एक एजिंग जीन्स होता है। ठीक है, अगर एजिंग जीन्स को बॉडी से निकाल दिया जाए तो इंसान की उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी, इंसान अमरत्व की तरफ बढ़ जाएगा। जो ये शरीर के अंग हैं, लीवर है, किडनी है, चेस्ट है, आँखें हैं, ये धीरे धीरे जो बूढ़ी हो रही हैं एक उम्र के बाद, लगभग 30 की एज के बाद, 30 की एज तक ये एजिंग जीन जो होता है ये बिल्कुल सुसुप्त अवस्था पे होता है। उसके बाद ये जो जीन होता है ये एक्टिव होना स्टार्ट होता है, और ये इसके एक्टिव होने से धीरे धीरे शरीर उसके बाद से ढलना स्टार्ट करता है और आदमी प्रौढ़ावस्था से फिर बुजुर्गियत की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन फिर ये सोचा गया कि क्यों ना इस एजिंग जीन्स को निकाल लिया जाए, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जीन्स सिर्फ और सिर्फ उम्र बढ़ाने के काम नहीं करता। ठीक है, अगर इसके साथ छेड़खानी की गई तो कई मानसिक विकार हो सकते हैं इंसान को। तो जीएम फसलें बताने का मेरे को ये है कि फसलों की भी जीनोम मैपिंग की गई। जीनोम मैपिंग कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर कितने जीन हैं, मोटा मोटा समझिए कितने जीन हैं उनके अंदर, हर जीन का काम क्या है, कौन सा जीन वहाँ पे बीमारियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, किस जीन की वजह से बीमारियाँ लगती हैं, किस जीन की वजह से उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, वृद्धि होती है, पोषण होता है। हर चीज़ के एक अलग जीन है जिसकी पहचान कर ली गई है। ठीक है, तो जीएम फसलें वो फसलें होती हैं जिसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। अधिक पैदावार कर सकते हैं, अधिक पैदावार, अधिक बीज यहाँ उत्पन्न करे जा सकते हैं। ठीक है, अधिक तीव्र वृद्धि, अधिक वृद्धि समझ लीजिए। ठीक है, अधिक वृद्धि कर सकते हैं, और फसलों में पोषक तत्व जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे भारत में और अफ्रीका के देशों में एक चीज़ बड़ी फेमस होती चली जा रही है जिसका नाम है गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस। अब आप राइस के बारे में जानते हैं कि भाई राइस में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन साथ में ये भी समझिए गोल्डन राइस में राइस के, चावल के, पौधे के जीनोम में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि एक सिंगल चावल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च तो था ही, ठीक है, वसा और विटामिन ए, के, ई प्लस सी, ये सारे जोड़ दिए गए। तो अब इनकी जो फसलें हो रही हैं, मतलब जो गरीब देश है, गरीब क्षेत्र है, जहाँ पे हमको अलग अलग, जैसे हम विकसित हो रहे हैं या विकसित की स्थिति पे है, या जो विकसित राष्ट्र हैं, तो हमारे पास खाने के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन हमें कहीं से मिल रहा है, वसा कहीं से मिल रहा है, विटामिन कहीं फलों से मिल रहे हैं, लेकिन गरीब राष्ट्रों में आप हर चीज़ें मुहैया गरीब लोगों तक नहीं करवा सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गरीब जगहों पर आप वितरण करेंगे फूड का, तो आप अगर मान ले आपने ये गोल्डन राइस का वितरण कर दिया, और अगर वहाँ के जो कुपोषित बच्चे या आवाम है, जो वहाँ की जो अल्प विकसित है या जो कुपोषित है, वो इसे खाएगी, तो उसकी बॉडी को प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीज़ों की प्राप्ति सिर्फ एक चावल से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोल्डन फ्लाइज बड़ा फेमस हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि देखिए, जो पैदावार हो रही है उस पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। जिस जीन की कमी या कमजोरी या उसकी जीन की वजह से जो बाहर की बीमारियां लग रही थी पौधे को, उस बीमारियों से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इस एक फसल आई थी बीटी कॉटन, जो कपास में जो बीमारियां लग रही थी, उस बीमारी वाले जीन को मजबूत किया गया, रोग प्रतिरोधक वाले जीन को मजबूत किया गया, और बीटी कॉटन नामक एक फसल बनाई गई कपास की, जिससे इसमें नॉर्मल वाली बीमारियां नहीं लगती। लेकिन इसे मंजूरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी सरकारी और अदालती कार्रवाइयों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ दिक्कत यह है कि पर्याप्त शोध नहीं हुए हैं। कहीं हरित क्रांति जैसा मत हो जाए कि आपने देखा कि यहाँ पे आपको तुरंत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा अगली पीढ़ी 40-50 साल बाद उसे भोगना पड़ रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बीटी कॉटन के साथ या गोल्डन राइस के साथ, कि बाद में देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली, तो जो बीमारी का स्वरूप है वो भी हाई हो गया, जो हमला करने वाले कीट हैं वो उनकी ताकत भी बढ़ गई। अब उसके लिए हमारे पास उस लेवल के कीटनाशक उपस्थित नहीं है। साथ में अगर जेनेटिक रूप से आपने किसी फसल में बदलाव कर दिया है, तो उस फसल को क्या गारंटी है कि उस फसल को खाने के बाद आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में आपको कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए पर्याप्त यहाँ शोध नहीं हो पाया है। इसीलिए सरकारें खुलकर इसका प्रसार करने में और इसे वितरित करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं। वक्त की बात है, धीरे धीरे ये चीज़, पहले ये पोलियो के टीके वगैरह के लिए भी ये चीज़ें होती थी कि ये कैसी होंगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व ने इसे अपनाया है। तो धीरे धीरे ये भविष्य है कृषि का। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जीएम फसल से।